सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि देखते देखते आज हम सब लेक्चर नंबर्स किस पे आ गए हैं। लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। मुझे बड़ा ही अंदर से प्राउड फील हो रहा है क्या मैंने कंसिस्टेंसी के साथ रियल मायने में लेक्चर 7 तक कंप्लीट करा दिया हूँ, पढ़ा भी दिया हूँ। और आपको भी रियल मायने में प्राउड फील होगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर लेक्चर 7 तक आप देख लोगे। समझे? मैंने जो प्रोबेबिलिटीज इस बार पढ़ाया है, मैं बराबर से पढ़ाता हूँ कोई भी टॉपिक। तो मैं जो आउटपुट दिया है, मैंने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, उस कंटेंट का कोई मोल नहीं है। ये बात आपको कान खोल के सुननी आई है। मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सब पढ़ाया है। मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर पढ़ा हूँ तो 2 लेक्चर में मैं प्रोबेबिलिटीज का ऐसा कंसेप्ट आपको दे दूं कि उससे एग्जाम में आउट ऑफ बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने ये जो पढ़ाया है प्रोबेबिलिटीज, ये आपको अभी तो नहीं, बट इन फ्यूचर्स जब भी आप प्रोबेबिलिटीज के कंसेप्ट को पढ़िएगा तो मेरा कंसेप्ट लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहेगा। ये मेरा पक्का वादा है आपसे। इन फ्यूचर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उस एग्जामिनेशंस को मैं टारगेट लेते हुए भी इस कंसेप्ट को, इन सारे प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस को मैं इन डेप्थ में जाके बताया हूँ, ताकि उस वक्त आपको ऐसा भी नहीं फील हो कि मेरा किसी ने काट लिया है। सब तो काटता था, यहाँ पे गुरुदेव ने भी मेरा काट लिया है, ऐसा ना फील हो। इसलिए मैंने पूरा इन डेप्थ में जाके पढ़ाया है। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को ये नहीं समझना है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, वो तो बाद में बताया ही जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे लेक्चर्स को सिंसियर के साथ कंप्लीट कर लोगे तो कोई आने वाला कल में इन कम्युनिटीज में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? अब मैं आगे बात बताता हूँ कि पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 6 में मैं 29 बी पढ़ा रहा था। 29 बी में पढ़ा रहा था। उस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 18 तक शायद डिस्कस किया था। 18 में लास्ट में मुझे काम आ गया था, तो मैंने सोचा क्या आप इसमें वैल्यूज पुट करके आप इसका आंसर निकाल लिए होगे। कुछ नहीं, जितना भी वैल्यूज था इसमें, इस सारे वैल्यूज को आप पुट कर दीजिएगा तो आपका, मैं उम्मीद करता हूँ कि आंसर पक्का डेफिनेटली आ गया होगा। ठीक है? आज मैं इस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 7 में, जो बची हुई क्वेश्चंस है वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो एग्जाम्पल है एक, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। इसका मतलब इनमें बचे हुए क्वेश्चन शायद टोटल कितने थे, 25 थे। तो बचे हुए 19 से लेकर के 25 तक मैं सारा डिस्कस करूंगा, साथ में एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा। और आप सारा बढ़िया से देख ही रहे होंगे और अच्छा से मैं वो समझ में भी अभी आपको आ रहा होगा, मुझे पक्का ये भी विश्वास है। अब मैं आता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन पे। उसमें 19 नंबर बोल क्या रहा है कि an articles an article manufactured by a company consists of a two parts X and Y। मतलब कोई एक कंपनी है, ठीक है ना? एन आर्टिकल मैन्युफैक्चर बाय ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ दो पार्ट एक्स और वाई, दो पार्ट्स पे वो मैन्युफैक्चर किया है। इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट एक्स, ठीक है ना? जब वो पार्ट एक्स मैन्युफैक्चर किया है, आर्टिकल्स कोई कंपनी, उसमें 8, मतलब 8 आउट ऑफ 100 पार्ट्स में भी डिफेक्टिव, मतलब उनमें में से, जब वो पार्ट एक्स को बनाया है तो उनमें में से 100 में से 8 पार्ट जो है ना वो डिफेक्टिव निकल गया है। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार 5 आउट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ वाई में भी डिफेक्टिव। मतलब ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि कोई एक कंपनी है जो आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्स करता है, उस कंपनी में दो पार्ट, एक पार्ट एक्स और एक पार्ट वाई, दो पार्ट्स मैन्युफैक्चर्स होते हैं, जिनमें में से एक्स पार्ट उन्होंने 100 मैन्युफैक्चर्स किया, उनमें में से 8 डिफेक्टिव निकल गया। और वाई पार्ट अगर 100 मैन्युफैक्चर्स किया, उनमें में से 5 डिफेक्टिव निकल गया, 5 डिफेक्टिव निकल गया, और इसमें में से 8 डिफेक्टिव निकल गया। इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 8 डिफेक्टिव निकल गया। उसके बाद बोल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर लिए, कितना कम करूँ, हाँ ठीक है इतना। उसके बाद बोल क्या रहा है, उसके बाद
कैलकुलेट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज दैट द असेंबल्ड प्रोडक्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव। इसका मतलब जो प्रोडक्ट वो असेंबल हुआ, इकट्ठा किया गया, जो प्रोडक्ट वो बनाया दिया गया है, वो सारा डिफेक्टिव नहीं है, मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है मैं उस पे जाऊंगा, हमेशा से मैं वही बोलते हुए आ रहा है, जो दिया गया है मैं उसी पे जाता हूँ। मैंने सॉल्व लिखा, गिवन दैट मेरा क्या दिया गया है, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटीज लैंग्वेज का खेल है। आप इसको लैंग्वेज को जितना इजी वे में समझ लीजिए, वो क्वेश्चन उतना इजी है। अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आया तो आप कितनों भी चाहिएगा वो क्वेश्चंस आप इजी है, लेकिन आपको वो डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा। अब मैंने क्या लिखा कि हाँ, पार्ट एक्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स, मतलब ये डिफेक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स, ये कितना है इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स पार्ट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स पार्ट पार्ट एक्स डिफेक्टिव, पार्ट एक्स डिफेक्टिव लिख देते हूँ। प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्ट एक्स डिफेक्टिव, ये कितना है डिफेक्टिव, 8। 8 है डिफेक्टिव, कितने में से, आउट ऑफ 100। इसका मतलब 8/100, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि नॉन डिफेक्टिव, मैं नॉन डिफेक्टिव निकाल देता हूँ। तो नॉन डिफेक्टिव क्या हो गया मेरा, यहीं पे एक लाइन में लिख देता हूँ, ये वाला तो मेरा दिया गया है, यहीं पे लिख दिया हूँ, पी एक्स नॉट, पी एक्स नॉट या फिर पी एक्स डैश लिख दीजिएगा, आप कुछ भी दे दीजिए। आप पी एक्स कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं, इसको पी नॉट भी पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ पी नॉट, पी एक्स नॉट। यानी ये क्या हो गया मेरा, ये तो मेरा डिफेक्टिव था, ये मेरा डिफेक्टिव था, ये तो नॉन डिफेक्टिव लिखूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्ट एक्स नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, आप मुझे ये बताइए, जब 8 डिफेक्टिव है इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव कितना हो गया जी, तो आप बोलिएगा सर 92 नॉन डिफेक्टिव है, कितने में से, 100 में से। ये मेरा निकल गया, निकल गया ना जी। अब आगे मेरा क्या दिया गया है, मैं आगे लिख लेता हूं कि 5 है डिफेक्टिव, कितने में से, y का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्ट एक्स डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्ट, ये y हो गया, y डिफेक्टिव, डिफेक्टिव ये कितना आपका हो गया, 8/100। तो इसको मैं लिख दूं 8/100। अब फिर यहीं पर लिख देता हूँ पी वाई नॉट, ये क्या है मेरा, नॉन डिफेक्टिव, ये मेरा नॉन डिफेक्टिव है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्ट वाई नॉन डिफेक्टिव, आप लिख लीजिएगा नॉन डिफेक्टिव, यहाँ पे मैं डैश दे दिया हूँ। तो ये 5 था ना जी, हाँ 5 था, यहाँ पे ये 5 था, ठीक है। 5 में यहाँ पे लिख दिया 5, और नॉन डिफेक्टिव इसमें कितना आ जाएगा, 95/100। मैंने निकाल लिया पी एक्स, पी एक्स नॉट, पी वाई और पी वाई नॉट। अब वो पूछ क्या रहा है, मैं इस पे जाता हूँ, कैलकुलेट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज दैट द एजेंबल प्रोडक्ट विल बी नॉट डिफेक्टिव। इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो नॉट डिफेक्टिव है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सा, मैं गया यहाँ पे कंट्रोल सी, फिर से एक स्पेस लेना होगा मुझे, एक स्पेस कंट्रोल एफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर लिया, आप इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट, नॉन डिफेक्टिव, यही ना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, ये मुझे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉन डिफेक्टिव मेरा कौन सा हो गया जी, ये वाला नॉन डिफेक्टिव ये मेरा आ गया, ये वाला
और एक ये वाला नॉन डिफेक्टिव, इसी का तो गुना होगा ना, तो बेसिकली इसी का मैं गुना यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पी एक्स नॉट इंटू पी वाई नॉट, पी वाई नॉट, यहाँ पे वाई नॉट है, ठीक है ना। पी एक्स नॉट इंटू पी वाई नॉट, पी एक्स नॉट का वैल्यू कितना आ गया, पी एक्स नॉट का वैल्यू कितना था, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 92/100, पी एक्स नॉट का वैल्यू 92/100, और पी वाई नॉट का वैल्यू मेरा 95/100, पी वाई नॉट का वैल्यू 95/100, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 92/100। देखिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बटे 95/100। आप नहीं गुना करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, आपको मुझे ये भी बताना होगा क्या, आप बोलिएगा कि मैं गुनाह कर लेता हूँ और आंसर निकाल लूंगा सर जितना आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है पक्का जी क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया हो। चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 पे क्या बोल रहा है, 20 आपका बोल रहा है, ये ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। 20 क्या बोल रहा है मेरा, हाँ इस सीट, हाँ। ए टाउन हैज ए टू फायर एक्सटिंग्विशिंग इंजन्स functionings independently, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ईच इंजन व्हेन नीडेड इज 0.95, ठीक है। मैं कुछ नहीं, मुझे बस इतना चांद लिखना है, क्या क्या लिखना है कि दो टाउन है, जो फायर बुझाने वाला जो रहता है इंजन जो आता है, जब आग लग जाती है तो फायर बुझाने वाला जो इंजन गाड़ी आती है, वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग वो फंक्शन कर रही है, दो इंजन। तो मैंने मान लिया कि दो है, तो एक का नाम अपने मन से आप सोच लीजिए, कि आप बोलिएगा कि एक का नाम ए रख लीजिए और एक का नाम बी रख लीजिए, तो मैंने रख लिया ए और बी। तो ईच यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। ईच यहाँ पे दे दिया, ईच कहने का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक या फिर यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन दैट गिवन दैट क्या लिख देता हूँ, पी ए, एक एक गाड़ी जो बुझाने वाला आता है उसका नाम रख दिए ए, और एक गाड़ी बुझाने वाला जो आता है उसका नाम रख दिए बी। इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ एबिलिटीज ऑफ इंजन ए, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इतना आप लिख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटीज ऑफ, लिखिए आप, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एबिलिटीज ऑफ इंजन ए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। उसी का वैल्यू में यहाँ पे दिया गया कि 0.95, तो 0.95, ये एक का वैल्यू ही नहीं है, ये दोनों का वैल्यू दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है इंडिपेंडेंटली द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एबिलिटीज ऑफ ईच ईच इंजन, प्रत्येक इंजन का, फिर तो दूसरा इंजन का, तो फिर आप वही लाइन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एबिलिटी द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एबिलिटीज ऑफ द इंजन बी, फिर लिख करके आप उसका वैल्यू लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा, अब इसका वैल्यू पी ए नॉट का वैल्यू, पी ए नॉट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एबिलिटीज, नॉन एबिलिटीज, यहाँ पे लिखिएगा नॉन एबिलिटीज, क्योंकि ए नॉट हो गया तो नॉन एबिलिटीज, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.05, एक से नहीं घटा देंगे, कितना दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि रटा गया होगा आपको कि प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना दोनों का सम एक के बराबर होता है। यहाँ पे जब गाड़ी इजिली अवेलेबल हो गया, उसका प्रायिकता का मान दिया गया 0.95, 0.95, जहाँ इजीली से अवेलेबल नहीं हो पाया उसका मान दिया गया 0.05, तो इसका भी आप नहीं बोल दीजिएगा कि इसका भी जब सेम डाटा है तो इसका भी बी का एबिलिटीज नहीं होने की प्रायिकता का वैल्यू कितना होगा, 0.05, ठीक है। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे जाते हैं हम, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज निकालना है। नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़ा तो दोनों में से कोई नहीं था पास में मेरा। वाकई में होता है, जब आपको चीज, किसी भी चीज का, ये लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब आपको किसी चीज का जरूरत हो तो वो उस वक्त मिलता नहीं है यार, और जब नहीं जरूरत हो तो वो आपको मिल जाता है। हमेशा लाइफ के साथ ऐसा होता है, तो आप ये तो प्रायिकता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल व्हेन इन नीडेड, कोई अवेलेबल नहीं हुआ, तो अवेलेबल नहीं हुआ तो इसका डायरेक्ट मुझे क्या निकालना है, ये लिख करके मैं डैश लिखूंगा कि नॉन अवेलेबल,
तो ए भी नहीं अवेलेबल हुआ सर, और एक बी भी नहीं अवेलेबल हुआ, यही ना निकालना है मुझे। तो बी भी नहीं अवेलेबल हुआ, बस। तो इसका वैल्यू नहीं मैं निकालूंगा, 0.05 गुना ऑफ 0.05, इसी का नहीं निकालूंगा आप इसका नहीं निकाल लीजिएगा गुना करके, क्या आएगा गुना करके। अब जैसा आप आंसर में दिया गया होगा, अगर आंसर फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, अगर दशमलव में दिया है तो दशमलव निकाल लीजिएगा। तो फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है तो इसको मैं उड़ाऊंगा, जैसे ही पॉइंट उड़ा तो नीचे 100 आ गया, इधर भी पॉइंट उड़ा तो नीचे 100 आ गया नीचे 100। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखता हूँ 5/100 गुना ऑफ 5/100, 5 से एक बार में, ये 20 बार में, 20 बार में, ये एक बार में और ये 20 बार में, एक गुना एक ऊपर तो एक आ गया नीचे, 20 गुना 20 मतलब 400। ये आपका आंसर हो गया, किसका, 20 का एक नंबर का आंसर हो गया। इज दैट क्रिस्टल क्लियर, यहाँ तक है? ठीक है। अब मैं आता हूँ 2 नंबर पे। 2 नंबर, एन इंजन इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। कितना इजी है कि एन इंजन इज अवेलेबल, वो कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए कितना बढ़िया बात बोला है। आप दोनों नहीं कर दीजिएगा उसमें, एन इंजन ही मतलब एक इंजन ही अवेलेबल था जब उसको जरूरत पड़ा तब। तो इसका कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ओनली वन इंजन अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे एकदम लिखूंगा, देखिएगा, देयरफॉर पी, पी मतलब अब जैसे एग्जाम में लिखूं तो आपको दिमाग में आना चाहिए प्रायिकता, मतलब इट्स मीन्स प्रोबेबिलिटीज, probabilities only one is available when needed, only one is available when needed। ठीक है, जब जरूरत पड़ा तो सब तो नहीं ना साथ देगा, कोई एक ही साथ दे सकता है। तो only one is needed when available, probabilities of only one is available when needed। इसका मतलब आप बोलिएगा क्या सर, कि सर ए अवेलेबल होगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही आप बोले, ए अवेलेबल होगा। तो आप बोलिएगा क्या, बी तब अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, मैं मान लिया। फिर आप बोलिएगा कि नहीं सर, हो सकता है क्या बी अवेलेबल हो तब, तो ए नहीं अवेलेबल होगा, इसका मतलब ए नहीं अवेलेबल होगा। यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ, आपके मन में भी उत्पन्न होना चाहिए कि दो में से कोई एक ही उस समय अवेलेबल था, इसका मतलब जो गाड़ी बुझाने वाला है ए अवेलेबल हुआ होगा तो बी नहीं अवेलेबल हुआ था, ये भी हो सकता है। या फिर बी अवेलेबल हुआ था तो ए नहीं अवेलेबल हुआ था, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ। अब इसको मैं चलिए सॉल्व करता हूँ कि पी ए हो गया, पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ए का वैल्यू गुना ऑफ पी बी, और का मतलब कुछ नहीं और प्लस होता है पी बी का वैल्यू इंटू ये बी नॉट है, इंटू पी ए नॉट का वैल्यू। तो अभी निकाले थे, क्या निकाले थे कि पी ए का वैल्यू मेरा कितना दे दिया गया, 0.95। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.95। अब पी बी नॉट का वैल्यू तुरंत इसमें लिख देते हैं 0.05, आपको याद होगा शायद यही था। ठीक है ना। और फिर बी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी का वैल्यू कितना आ गया, इसमें भी तो वही आ जाएगा 0.95 इंटू ए नॉट का वैल्यू, इसमें भी तो वही आ जाएगा 0.05। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें अगर दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो। चलिए मैं दशमलव उड़ा के ही बता देता हूँ आपको। चलिए ऊर्जा बाबू उड़ा दिए इसको तो नीचे 100 आ गया, इसमें भी ऊर्जा बाबू तो उड़ा दिए नीचे तो 100 आ गया, इसमें भी ऊर्जा बाबू तो 100 आ गया, इसमें भी ऊर्जा बाबू तो 100 आ गया। अब नहीं गुना कर लीजिएगा, मुझे इस गुना करना पड़ेगा क्या, नहीं ना। ये क्या हो रहा है, सीधा लाइन में नहीं स्ट्रेट होता है। हाँ, सिर्फ बच गया, बच गया, बच गया। चलिए आप कट पिट करके, उम्मीद है कि पक्का आप निकाल लीजिएगा एलसीएम टेलसीएम जो भी है, तीन चार को जीरो इधर भी आ गया, चार को जीरो इधर, तो एलसीएम इतना आ गया 95 गुना 5 कर लीजिएगा आप, तो 475 आ जाएगा, पचे 25 और 45 और दो, हाँ 47, मतलब 475 प्लस अब 475 दोनों तरफ आ गया। इसको आप जोड़िएगा तो 75 75 कितना होगा, 950, 900 और 950, 950 आ गया। तो 950 बटे अब नीचे में एक दो तीन चार को जीरो, एक जीरो कट गया इससे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा 0.10, अगर कटाइएगा तो भी ठीक है, नहीं कटाइएगा तो भी ठीक है, जैसा आपका आंसर में रहे। तो 0.095, 3 अंक के बाद पॉइंट, बस इसका आंसर आ गया। अगर आंसर में अगर एक जीरो नहीं कटाया तो यहाँ पे जीरो होगा, बस बाकी कुछ नहीं। इज दैट अंडरस्टूड, 20 नंबर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आ जाते हैं हम 21 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा 21 नंबर पे।
A machine operate only when all its three component A machines operate only when all of its three component functions। मतलब कोई मशीन है वो ऑपरेट मतलब तभी चल सकता है, ऑपरेट तभी होता है जब उसके तीनों के तीनों कंपोनेंट, उनको तीनों का तीनों कंपोनेंट फंक्शंस करे। ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्या बोला, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेल्यूर ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंपोनेंट आर, ये फेल्यूर का वैल्यू दे दिया गया है, मतलब कंपोनेंट जो है वो एकदम फेल्यूर है, जो नहीं काम कर रहा है, उनके वैल्यू, उनकी उनकी प्रायिकता का वैल्यू दे दिया गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट द मशीन विल फेल। ओ माय गॉड, कितना इजी दे दिया है कि जो मशीन विल फेल है। कुछ करना है, कुछ नहीं। आप यहाँ पे देखिए इनके तीन कंपोनेंट्स है। अगर आपका मन करे कि वो तीन कंपोनेंट्स कौन कौन है तो तीनों कंपोनेंट्स पे आप नाम दे दीजिए। तो मैंने अपने नाम से अपने मन से दे दिया। क्या दे देता हूँ नाम? लेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड थ्री कंपोनेंट फंक्शन मान लेता हूँ इसको। सॉल्व लेट फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड थर्ड कंपोनेंट फंक्शंस, इसको मैं मान लेता हूं ये कंपोनेंट मेरा फंक्शन हो गया है। कंपोनेंट ये फंक्शन हो गया है। ठीक है। तीन को तीन नाम ले लिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कुछ भी आपका मन करे, एबीसी, आप एबीसी मान लीजिए, बीसीडी, जो भी मानना है आपको मान सकते हैं। इट्स जो भी है ये आपके मूड पे डिपेंड है। सिट, माइक तो कैप्चर किया ही नहीं था मैंने। जो भी आपका मूड करे वो सारे पे डिपेंड है, जो आपका इच्छा करे वो आप ले लीजिएगा। ठीक है। लेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट फंक्शंस ये मान लिए। पता नहीं मैंने फिर माइक नहीं लगाया था, आवाज गया होगा कि नहीं पता नहीं। अभी मुझे नजर पड़ा कि आवाज नहीं गया था, माइक नहीं लगा हुआ था। पता नहीं, इट्स ऑल अबाउट, छोड़िए, हटाइए, मैं देख लेगा वो बाद में। हाँ, तीन का नाम मैंने लिख दिया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसके बाद इसमें दिया था इसके फैल्यूर का वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स, इसका मैं लिखूंगा। यहाँ पे देखिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज ऑफ फर्स्ट, ये मैंने फर्स्ट लिख दिया। ठीक है। इसमें डैश दे दिया, और यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शंस यहाँ पे दे दिए। प्रोबेबिलिटीज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ, मैं एक तो लिख देता हूँ, बाकी आप, मैं बोलूंगा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटीज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शंस का, फंक्शंस का आप यहाँ पे दिया गया फैल्यूर का वैल्यू, यहाँ पे देखिए फैल्यूर का दिया, फर्स्ट कंपोनेंट फैल्यूर का वैल्यू कितना दिया गया, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फैल्यूर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। क्या लिखिएगा? आप लिखिए प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शंस फैल्यूर, यहाँ पे सेम लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे फैल्यूर लिख दीजिएगा। ठीक है। सेम उतार के इसका वैल्यू कितना दे दिया गया? 0.014, तो इसका फंक्शंस का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप एक से माइनस कीजिएगा, जैसे ही एक से माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.86। इतना तो आपको आ गया हो। ठीक है। इसी तरह अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, आप समझ लीजिएगा। सेकेंड फंक्शंस, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट फंक्शंस, इनका वैल्यू, कोमा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट फंक्शंस वैल्यू, ये लिख लीजिएगा। इनका वैल्यू कितना दे दिया गया यहाँ पे देखिए, तो 0.10 है, तो 0.10 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसका फंक्शंस का वैल्यू 0.90 ये आ गया। इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप प्रोबेबिलिटीज ऑफ तीन का चाहिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ थर्ड कंपोनेंट फंक्शन, प्रोबेबिलिटीज ऑफ थर्ड कंपोनेंट फंक्शन आप ये नोट डाउन कीजिए। क्या लिखिएगा? प्रोबेबिलिटीज ऑफ फर्स्ट थर्ड कंपोनेंट फंक्शन, एंड यहाँ पे लिखिएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ द थर्ड कंपोनेंट फैल्यूर। इसका वैल्यू मुझे दे दिया गया कितना? 0.05। इट्स मीन 0.05 इसका वैल्यू दे दिया गया है। तो इनके फैल्यूर का वैल्यू दे दिया गया, तो इनके फंक्शंस का वैल्यू 0.95।
अब फेल्यूर को मैं कैसे डिनोट करूंगा? आप बोलिएगा कि इसके ऊपर डैश लगा के डिनोट कीजिएगा, हाँ ठीक है, इसके ऊपर डैश को डिनोट कीजिएगा, इसके ऊपर डैश लगा के डिनोट कीजिएगा, या फिर इसके ऊपर नॉट लगा के डिनोट कीजिएगा। यानी पी फर्स्ट नॉट इनका वैल्यू 0.14, पी सेकेंड नॉट इसका वैल्यू 0.10, पी थर्ड नॉट इसका वैल्यू 0.15 0.05। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब वो पूछा क्या गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फंक्शंस विल फेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फंक्शन विल फेल, इसका मतलब कोई फंक्शन काम ही नहीं किया है, वो फेल है, फेल है। तो इसमें में से लिखना होगा मुझे कि प्रोबेबिलिटीज, जगह है क्या इधर, जगह नहीं, मैं ऐड कर देता हूँ ब्लैंक स्लाइड, एक मिनट जस्ट वेट, ऐड 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 न्यू स्लाइड ब्लैंक ऐड कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उठ जाओ तुम, हट जाओ यहाँ से, उठ जाओ, हट गया, हटो हटो हटो, सिलेक्ट होगा, हट जा, हाँ, हटा दी इसको। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार ये स्लाइड यूज होगा, कंट्रोल सी। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है मुझे, निकालना था कि मशीन फेल्यूर का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फेल, मशीन विल फेल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देयरफॉर पी प्रोबेबिलिटीज ऑफ मशीन फेल, मशीन, यही निकालना है मुझे, अब राइटिंग बैठना चाहिए, मशीन फेल, इसका क्या होगा, मैं एक से अगर मशीन फेल फंक्शंस का वैल्यू मैं निकाल दूं, तो आप नहीं सोचिएगा कि हाँ मशीन फेल्यूर का वैल्यू वही हो जाएगा। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ कि 1 - ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ मशीन वर्क, मशीन वर्क ये लिख सकते हैं या फिर फंक्शन लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ मशीन फंक्शन। आप ये मुझे देख के बताइएगा कि एक में से माइनस, इसमें मशीन वर्क करने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, तो बोलिएगा सर कि फर्स्ट वर्क कर रहा है, सेकेंड वर्क करेगा, थर्ड वर्क करेगा, इन सारे के वैल्यू पुट करके आप एक से नहीं घटा लीजिएगा, बोलिए जरा, बोलिए जरा, पहले का कितना वैल्यू था फर्स्ट फंक्शंस का, 0.86, दूसरे का 0.90, 0.90 देख लीजिएगा, और तीसरे का 0.0 था फंक्शन नाइट का, 0.95, 0.95 ये था। आप इसको नहीं गुना भागा करके आप नहीं निकाल लीजिएगा, इसको भी सॉल्व करके मुझे बताना होगा क्या, इसको गुना कर लीजिएगा और कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिएगा गुना करने में, और उसके बाद एक से घटा लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अब मैं 22 पे आता हूँ, 22 नंबर पे क्या बोल रहा है, क्या एन एंटी एयरक्राफ्ट गन टेक ए मैक्सिमम ऑफ द फोर शॉट एट एन एनर्जी प्लेन मूविंग फ्रॉम इट। एक मिनट में लाइट थोड़ा जला लूँ, जस्ट वेट, जस्ट वेट मिनट, जस्ट वेट ए मिनट। मैं आगे पढ़ता हूँ आज इसमें, an anti-craft gun take in maximum of the force shot at an energy plane moving from it. The probabilities of the hitting the plane at the first, second and third and fourth shot are इतना। मुझे उसमें से क्या मतलब है, मुझे जो दिया गया है हमको सिर्फ उसी पे अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या गया है कि जो भी है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द हीटिंग द प्लेन एट द फर्स्ट, मतलब जो गन से एंटी एयरक्राफ्ट से जो गन से वो शॉट मार रहा था उस प्लेन पे, उसमें हीटिंग का प्रोबेबिलिटीज दिया गया, किसका, पहले दिया गया फर्स्ट प्लेन का, सेकेंड का और थर्ड का और फोर्थ का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कोई प्लेन मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लीजिए आपका मन करे, कुछ भी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट, जो मानना होगा वो मुझे लिखना होगा, लेट E1, E1 मान लेते हैं, E1 मतलब इवेंट होता है, इवेंट मान लेते हैं E1 E2 कोमा E3 कोमा E4 with the respective event that the plane hit in the first, second and the fourth shot, with the respective events
that the plan that the plan that the plans heat that the plan is heat in the first comma second comma third and fourth शॉर्ट। ये मैंने एक लाइन लिख दिया, एकदम इजी लाइन है। बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद मुझे क्या दिया गया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द हिटिंग द प्लान। आप यहाँ पे लिखिएगा पी ई वन जिसका वैल्यू दे दिया गया है, कितना दिया गया है आप लिखिएगा यहाँ पे 0.4। ये क्या दिया गया है आप लिखिएगा पी ई वन। इसमें आप लिखिएगा क्या लिखिएगा यहाँ से हीटिंग द प्लान एट फर्स्ट। ठीक है, तो इसका फिर इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूंगा PE2 हीटिंग द प्लान ऑफ द सेकेंड। इसका वैल्यू दिया गया 0.3 कोमा PE3 इसका वैल्यू हीटिंग द प्लान ऑफ P3 इसका वैल्यू 0.2। इसका वैल्यू PE4 इसका वैल्यू कितना आ गया आप बताइएगा 0.1 है। ठीक है, अब नॉन हीटिंग का क्या हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कंसीडर कर लेता हूँ PE1 नॉन हीटिंग इसका वैल्यू 0.6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.6। PE2 इसका वैल्यू नॉन हीटिंग का इसका वैल्यू आप बोलिएगा कि 0.7। ठीक है, PE3 नॉन हीटिंग इसका वैल्यू 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बोलिए, तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8 मैंने लिख दिया। और फिर PE4 इसका वैल्यू नॉन हीटिंग का इसका वैल्यू 0.1 है यहाँ पे, तो 0.9 एक से माइनस करना है ऑब्वियसली, तो 0.9 जीरो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना, 0.9 लिखिए। ठीक है, उसके बाद बोल क्या रहा है, अब मैं आगे पढ़ता हूँ। आगे क्या बोलना चाह रहा है वो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट एट लीस्ट वन शॉट इन हिट्स द प्लान। मतलब कम से कम एक शॉट, एट लीस्ट वन शॉट हिट्स द प्लान, कोई एक उसको हिट किया है। तो आप जरा सोचिए, E1 अगर हिट किया है तो E2 हिट नहीं करेगा, E3 हिट नहीं करेगा, E4 हिट नहीं करेगा। एक ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, ये उत्पन्न मेरे दिमाग में आया। दूसरे में आप बोलिएगा कि सर E1 हिट करेगा, E2 भी तो हिट कर सकता है। अगर E2 हिट किया तो बाकी E3 और E4 और E1 यूं हिट नहीं करेगा। अगर E3 अगर हिट किया तो E4 और E1 और E2 ये हिट नहीं करेगा। अगर E4 अगर हिट किया तो E1 E2 और E3 ये हिट नहीं किया। मतलब कहने का मतलब कि कितने सारे रिजल्ट बन रहे, कितने सारे कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहे हैं मेरे दिमाग में। इतना केस लेना इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। इतना मैं केस ले लूंगा तो ये क्वेश्चंस बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वे में बन जाएगा। तो आप बोलिए क्या कि सर इतना दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते पढ़ते मुंह में रटा गया है कि घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता दोनों का सम एक के बराबर होता है। तो ऐसा हम क्यों ना कंसीडर कर ले कि PE1 भी नहीं हिट किया, PE2 भी हिट नहीं किया, PE3 भी हिट नहीं किया, तो PE4 नहीं हिट किया। अगर ये सब हिट नहीं करेगा तो वो बचे हुए तो हिट करेंगे ना। तो हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या मैं लिखूंगा, एक लाइन में लिखूंगा यहाँ पे कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज एट लीस्ट वन शॉट हिट द प्लान, एट लीस्ट वन शॉट हिट द प्लान। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक ही हिट करे तो वन माइनस हो। अब अभी जो मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ PE0 गुना ऑफ PE2 नॉट गुना ऑफ PE3 नॉट गुना ऑफ PE4 नॉट। यहां तक मैंने हिट कर दिया, लिख दिया मैंने। अब इसका चारों का वैल्यू ऊपर दिया गया है, अब जोड़ घटा गुना करके नहीं निकाल लीजिएगा जी, बोल दीजिए छोड़ देने के लिए। अब हम गुना सिखाएं बच्चा में लेकर, बच्चा बोला क्या 3 4 का नहीं ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से सॉल्व करके
आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर पे मैं आ गया। क्या बोल रहा है 23 नंबर? 23 नंबर बोल रहा है कि लेट S1 एंड S2 बी द टू स्विचेस एंड लेट देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ द वर्किंग बी गिवन बाय पी एस वन इज इक्वल टू 4/5 एंड पी एस टू इज 9/10। मतलब कोई दो स्विच स्विच दिया गया है। ठीक है, तो मैं दो स्विच दिया गया है, तो मैंने गिवन डेट लिख करके लिख दूं ना, तो नहीं अच्छा लगेगा मुझे देखने में। गिवन डेट पी एस वन लिख दिया मैंने यहाँ पे, पी एस वन वर्किंग, हम पी एस वन प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग, आप यहाँ पे लिखिएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग स्विच एस वन, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग। लिखिए, मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग स्विच एस वन, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है 4/5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे क्या दिया गया है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्विच एस टू वर्किंग, आप यहाँ पे लिखिएगा एस टू वर्किंग, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एस टू वर्किंग, इसका वैल्यू कितना दिया गया 9/10। ठीक है, अब बाकी पूछा क्या आगे देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द करंट फ्लो फ्रॉम द टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी when S1 and S2 are installed in series shown as follow। ओ, इसका मतलब सोन कुछ दिया गया, इमेज भी है क्या इसमें? क्योंकि देखने दीजिए, बुक में इमेज दिया क्या? जस्ट रीड। हाँ, बुक में यहाँ पे इमेज दिया गया, मैंने इमेज नहीं नोट किया था। ठीक है, ये इमेज इस प्रकार है। बन जा बन जा बन जा, नहीं ले रहा है इमेज। यहाँ पे देखिए क्या इमेज दिया गया है कि इमेज एक इस प्रकार दिया है ऐसे करके, फिर मैंने यहाँ पे लिखा, फिर इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, फिर आगे दिया गया है ये वाला ऐसे करके, इसको ऐसे करके फिर मिला दिया है। ठीक है, फिर आगे ये वाला बी निकाल दिया, यहाँ पे ये बी निकाल दिया, ये बी हो गया मेरा। और यहाँ पे कंसीडर ए किया है, ए किया है, इसका मान दे दिया है एस वन, इसका मान दे दिया है एस टू। हाँ जी, ये बोलना चाह रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द करंट विल फ्लो फ्लो फ्रॉम द टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी। ये मेरा एक टर्मिनल हो गया, कौन सा? ये एक टर्मिनल ए हो गया मेरा, बोलिए हाँ। और एक टर्मिनल ये बी हो गया। ठीक है, अब इससे करंट फ्लो आप पढ़े होंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस फिजिक्स में। अगर यहाँ से करंट फ्लो करने के लिए तो इसको मुझे बैठाना होगा, यहाँ पे इसको सटाना होगा, बोलिएगा कि हाँ, तभी ना करंट फ्लो करेगा ए से बी में। इसको भी बैठाना होगा नीचे एस वन को, इसको भी मिलाना होगा। इसका कहने का मतलब है कि ये भी मिलेगा और ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, मतलब दोनों बोथ मिलेगा, बोथ, तभी इसके करंट का फ्लो होगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा, इसमें नॉट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो इसमें मैं यहाँ पे नॉट नहीं निकालूंगा, पी एस वन नॉट नहीं निकालूंगा, क्योंकि करंट फ्लो करे के लिए करने के लिए दोनों दोनों जो एस वन और एस टू है उसको ज्वाइंट करना होगा, तभी वो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ द करंट फ्लो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द करंट फ्लो, जिसके लिए क्या करना होगा, फ्रॉम फ्रॉम टर्मिनल ए टू बी, ए टू बी, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पी एस वन और पी एस टू दोनों को मिला दीजिए आप। तो यहाँ पे गुना आ जाएगा, दोनों को करना है, मतलब एंड का यूज होगा, या फिर दोनों को करना ही होगा, पी एस वन एंड पी एस टू दोनों को ज्वाइन करना होगा। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ, 10 मिनट, जस्ट इधर दो क्वेश्चन बचा, मैं बता के जाऊंगा। पी एस वन और पी एस टू, इस दोनों को मुझे ज्वाइंट करना होगा। ऐसा नहीं कि एक को ज्वाइंट करूंगा, आप सीरीज में पढ़े होंगे कि एक को ज्वाइंट करने से लाइन यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्या नहीं पहुंचेगा, दोनों को ज्वाइंट करना होगा, यानी एस वन एंड एस टू। और जैसे ही मुझे एंड दिख गया तो तुरंत वहां पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा ना जी। मैं मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ तक मुझे पक्का विश्वास है अंडरस्टूड हो गया। पी एस वन का वैल्यू कितना होगा, 4/5।
गुना ऑफ S2 का वैल्यू 9/10, 5 और 10, 4/5 10, नहीं निकाल के आंसर लिख दीजिएगा। बोलिए हाँ या ना। हाँ चलिए, अब मैं आता हूँ 24 नंबर पे। 24 नंबर पे चलिए, वही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन, बाकी तो था ही नहीं कुछ इसमें तब। 23 तो हो गया। 24, हाँ 24 पे मैं आता हूँ। क्या बोला 24 पे? लेट S1 एंड S2 बी द टू स्विचेस एंड लेट देयर प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग बी S1 बी द गिवन पी S1 इज इक्वल टू 2/3। कुछ नहीं हमको लिखना है, हमको सिर्फ इतना लिखना है कि पी S1 जो है वर्किंग वर्किंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग स्विच वन, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग पी एस वन, प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग पी एस वन, इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें भी मैं फिगर दिख रहा हूँ, मैं सॉन बिलो, इसका मतलब इसका फिगर मैं बना देता हूँ। जब तक फिगर नहीं बनाऊंगा तब तक समझ में क्रिस्टल क्लियर समझ बढ़िया से नहीं आएगा आपको। फिगर मैं बनाता हूँ, बुक में कैसा दिया गया फिगर, 1 मिनट। हाँ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप बढ़िया से पढ़ोगे सीजन पैरेलल। एक यहाँ पे बोला कि ऐसे लाइन गया है सर, ठीक है, एक ऐसे लाइन गया है सर यहाँ से, ठीक है, और एक लाइन इसको मिला दिए ऐसे सर, ठीक है, फिर इसको उठा के ऐसे किया है सर, ठीक है, फिर इसको उठा के ऐसे किया है सर, ठीक है, इसको मिल रुक जाओ, इसको उठा के मिला दिए नीचे सर, ठीक है, इसको मिला दिए नीचे, ओ सिर्फ इसको मिला के ऐसे कर दिए नीचे सर, ठीक है, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला, जन मिलाया नहीं था, 1 मिनट रुकिए, इसको मिलाया नहीं था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम गायब हो जाओ, ये गायब होगा क्या? हाँ रुक जाओ, गायब हो 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 जाओ, एक बार गायब हो जाओ, हाँ गायब कर दिए, यहाँ था, ठीक है, इसको फिर गया यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको भी फिर उठा दिए सर, फिर यहाँ से लेकर के इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया करंट। इसका मतलब यहाँ से करंट ए गया है, ये ए टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल ए कंसिडर किया है उन्होंने, और ये टर्मिनल बी हो गया, और ये मेरा S1 हो गया, और ये मेरा S2। चलिए मैंने फिगर बना लिया, अब क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि स्विच वन वर्क करने की प्रोबेबिलिटीज का वैल्यू दिया गया है 2/3, ठीक है सर। अब PS2 मतलब स्विच टू वर्क करने की प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू दिया गया है 3/4, 3/4 में दिया गया है, हाँ 3/4 दिया गया है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग स्विच वन इज इक्वल टू इतना, प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग स्विच टू इज इक्वल टू इतना, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि अब पूछा क्या गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, इसको दूसरा कलर से आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द करंट फ्लो फ्रॉम द टर्मिनल ए और टर्मिनल बी when S1 and S2 installed in a parallel as shown below। कहने का मतलब है क्या कि जो करंट है, आपका, यहाँ पे ये करंट जो जा रहा है मुझे यहाँ तक पहुंचाना है, आपको यहाँ पे पहुंचाना है, तो आप करंट को कैसे पहुंचाइएगा? आप बोलेगा सर यहाँ से निकलेंगे, सर यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, ये जो उठा हुआ है इसको बोलेंगे दोनों बैठ जाओ, और यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। उधर से वो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर हम इधर से भी तो जा सकते हैं, हाँ इधर से भी तो जा सकते हैं, इधर से गए, इसको भी बैठा देंगे S2 को भी, इधर से भी जा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो कंडीशंस उत्पन्न हो गया, या फिर S1 को आप नीचे ज्वाइंट कर दीजिए, या फिर S2 को नीचे आप ज्वाइंट कर दीजिए, कर सकते हैं ना। अगर S1 को ज्वाइंट करेंगे तो भी टर्मिनल बी पे मेरा करंट पहुंच जाएगा, अगर S2 को ज्वाइंट करेंगे तो भी टर्मिनल बी पे मेरा करंट पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशंस दो उत्पन्न हो गया है, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन दो उत्पन्न हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप और का यूज कीजिएगा, क्या कीजिएगा, और का कंसेप्ट यूज कीजिएगा। और तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी दैट द करंट फ्लो, एक लाइन में यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ करंट फ्लो इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं, या फिर आप पी पी
S1 या S2 लिख सकते हैं ना। S1 को आप बैठाइएगा, बोलिएगा नून, जब नूनू बैठ जाओ, या फिर S2 को बैठाइएगा तो आप टर्मिनल 2 पे पहुंच जाइएगा। जैसे ही और का कंसेप्ट यूज हुआ तैसे ही और मतलब यूनियन, यूनियन है ना, पहला दूसरा लेक्चर्स यूनियन। जैसे यूनियन का मुझे दिख गया तो इसका फॉर्मूला कितना दिन से पढ़ते पढ़ते रटा गया है जी। क्या रटा गया? PS1 यूनियन PS2, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? बोलिएगा सर PS1 इंटू PS2 इंटू इंटू, यही याद है आपको? नहीं ना याद है आपको? मैं तो देख रहा था कि आपको याद है क्या। नहीं नहीं, आप N2 मान लिए थे। PS1 प्लस ऑफ PS2, ठीक है, माइनस ऑफ PS1 इंटरसेक्शन S2, यही ना था जी? बोल दीजिए एक बार हाँ। ठीक है, अब मैं दूसरा पेज लेता हूँ, लिखना आ गया थोड़ा। PS1 प्लस ऑफ PS2 माइनस ऑफ PS1 इंटरसेक्शन S2, ये था। आप यहाँ से मुझे देख के बताइए कि PS2 इसका वैल्यू इसके बराबर नहीं, इंटरसेक्शन में नहीं अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे इंडिपेंडेंट वैल्यू में? PS1 इंटू ऑफ PS2, यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। PS2, अब इन सब का वैल्यू नहीं पुट कर दीजिएगा यूनियन निकालने के लिए। इसका वैल्यू कितना था जी? अब S1 का वैल्यू कितना आया था? 2/3, 2/3 प्लस ऑफ PS2 का वैल्यू कितना था जी? 3/4, 3/4 माइनस ऑफ 2/3 गुना ऑफ 3/4। आप इसको कट पिट करके नहीं मिला दीजिएगा, इसको मैं काट देता हूँ, ये तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी लग रहा है, मैं बना के देखता हूँ। 1/2, 1/2 यहाँ पे आ गया मेरा इसका वैल्यू। इसका आप वैसे ही निकालिएगा तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 4 × 12, तब भी कर लेता है 12 एलसीएम टोटल। 12 एलसीएम ले लिए। 3 के पारा में 12 कितना बार आएगा नूनू? तो बोलिएगा सर 4 बार में। 4 को ऊपर से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 आ गया। 4 के पारा में 12 कितने बार में आएगा जी? तो बोलिएगा सर 3 बार में, तो 3 तिया 9, तो 9 ऊपर कंसिडर कर लिए। माइनस 2 के पारा में 12 कितने बार में आएगा जी? तो 6 बार में, तो ऊपर 6 माइनस कर दिए। ठीक है, 8 9 17, 17 में से 6 घटा देंगे तो कितना बोलिएगा जी? घटाइए आप, इसका भी आंसर देखिएगा आप यहाँ पे। नहीं ना? चलिए, 24 नंबर भी बन गया आपसे। अब मैं 25 नंबर पे आता हूँ। 25 नंबर क्या बोल रहा है? 25 नंबर वो बोल रहा है कि एक कॉइन इज टोस्ट। ओ माय गॉड, ये तो बच्चा वाला पढ़ते पढ़ते बूढ़ा गए हम लोग। कि एक कॉइन इज टोस्ट, एक कॉइन इज टोस्ट इफ हेड्स कम्स अप, ए डाई इज थ्रोन। ठीक है, कुछ नहीं, तुरंत मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल नंबर गिवन डेट, क्या बोल दिया? NS। पहले मैं NS निकालता हूँ कि एक कॉइन इज टोस्ट, मैंने जब एक सिक्कों को उछाला, अगर हेड आया, अगर हेड आया तो मान लिए कि पहले जैसे ही सिक्का को उछाला तो हेड आ गया, तो हेड आ गया, हेड आ गया, तो देन ए डाई इज थ्रोन, मतलब जैसे ही हेड आया तो फिर मैं पासा को उछला दूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं पासा को उछला दूंगा यहाँ पे। जैसे ही हेड आया तो पासा को उछला दूंगा, तो तुरंत मैंने पासा को उछला दिया, तो पासा का आउटकम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर कॉमा मैंने लिख दिया कि बट इफ ए बॉल कम्स अप, कुछ छूट गया क्या यहाँ पे? बॉल्स कम्स अप इफ डाई स्टोन, बट इफ ए बॉल्स कम्स अप, कुछ क्वेश्चन छूटा क्या? ओ माय गॉड, ये बॉल्स नहीं टेल्स लिखाएगा यहाँ पे। टेल्स है, टेल्स है यहाँ पे, ठीक है ना? बॉल यहाँ पे कहाँ से आ गया? बट इफ ए टेल्स कम्स अप, अगर वो टेल्स आ रहा है, टेल्स अगर आ रहा है तो द क्वाइन इज टॉस्ड अगेन। जैसे ही अगर वो टेल आया, तो टेल आया तो फिर क्वाइन को टॉस अगेन किए। ठीक है, तो जैसे ही टेल आया तो फिर एक बार क्वाइन को अगेन टॉस किए, तो हो सकता है उसमें हेड आ जाए। ठीक है, बिल्कुल, या फिर हो सकता है उसमें टेल ही आ जाए। बिल्कुल, अब मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालूंगा। कितना आया? जब मैंने हेड को टॉस किया, अगर वो हेड, जब कॉइन को मैंने टॉस किया तो हेड आया, तो फिर एक डाइस को टॉस कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आ जाएगा सर? H1 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, H3 आ जाएगा, H4 आ जाएगा, H5 आ जाएगा, H6 आ जाएगा, टोटल इधर 6 आ गया।
और अगर वो टेल आया तो फिर कॉइन को ही टॉस कर दिए तो हो सकता है कॉइन को टॉस किए तो वो हेड आ जाएगा और एक टेल आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। यहाँ तक टोटल कितने आउटकम्स बन गए, मैं गिन लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सैंपल स्पेस बन गया मेरा। टोटल नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस इट्स मीन्स नाउ एनएस टोटल 8 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग टू टेल्स, मतलब दो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ओ माय गॉड, कितना इजी लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला नंबर का सॉल्व, प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू टेल। टू टेल इसका मतलब कि एन ई बटा एन एस, बच्चा वाला। एनी जो है वो दो टेल कहाँ पे है, तो बोलिएगा यहाँ पे है दो टेल, है ना जी। हाँ, इसका कितना आर कहीं पे है क्या, कहीं पे नहीं है, सिर्फ यहीं पे दो टेल है। ठीक है, सैंपल स्पेस में तो एक आ गया। हाँ, टोटल सैंपल स्पेस 8 है तो 8 आ गया, इसका आंसर हो गया 1/8। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि ए हेड एंड इन नंबर 6, तो ठीक है, इसमें देखूंगा दूसरा नंबर की जो प्रायिकता था उसमें में से एन एस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 8 था सर, 8 था। और एनी क्या था, एनी था मेरा, क्या है यहाँ पे हेड एंड नंबर 6, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, हेड एंड नंबर 6। उसके बाद देखिएगा आप हेड और नंबर 6 कहाँ पे है, तो आप देखिएगा एक ही बार आ रहा है क्या। हाँ, एक एक बार हेड ये आया है, एक सिक्स नंबर 6, तो ये टोटल एक ही बार आया। आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल लीजिएगा, पी ई इज इक्वल टू एनी बटा ऑफ एन एस। तो ये 1 बटा मेरा टोटल आउटकम्स 8 था, 1/8, ये भी 1/8 आया है। ठीक है, उसके तीसरे नंबर पे आ रहे हैं ए हेड एंड इवन नंबर्स। कितना बढ़िया बात बोला है कि हेड भी और इवन नंबर। आप जैसे ही वहां पे सैंपल स्पेस में आइएगा, सैंपल स्पेस में हेड, एक मेरा हेड यहाँ पे है, लेकिन इवन नंबर तो यहाँ पे हेड और इवन नंबर ये हो गया, हेड और इवन नंबर ये हो गया, हेड और इवन नंबर ये इधर आ गया। मतलब टोटल 3 आया, तो मैं लिख दूं H2 H4 और H6। मतलब यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड एंड इवन नंबर, नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे एनी मेरा क्या आ गया, एनी मेरा कितना आ जाएगा, H2, ये क्या लिख रहा है H8, हाँ, H2 कोमा H4 कोमा H6, ये 3 आ गया टोटल। टोटल सैम इवेंट का एनी 3 आ गया, और एनएस तो आपको पता ही कि 8 है। तो इसमें पी इक्वल टू आप लिख दीजिएगा, मैं स्पीड में लिखता हूँ, एनी बटे ऑफ एनएस लिख दीजिए, आप समझ में आ गया, और वो 3/8 आंसर आ गया। इज दैट अंडरस्टूड? अरे भाई चलिए, अब मैं आप लेने की, आप जब देखिएगा कि एक्सरसाइज 29 का बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 25 थे, लेकिन हम जो है 25 तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इस बुक में से एक बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो हर एक अल्टरनेट ईयर में बिहार बोर्ड उससे पूछ ही लेता है। तो वो ही एग्जाम्पल अभी पढ़ते हुए निकल जाएंगे, ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो, आपको भी ऐसा ना है कि ये कहाँ था क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पढ़े नहीं थे। तो मैं चुन के आया हूँ, जैसे ही आप 20B का एग्जाम्पल देखिएगा तो उसकी एग्जाम्पल नंबर आप 11 में आ जाइएगा, 11 में। और इस एग्जाम्पल को आप, जो हाइलाइटर है जो भी आपके पास है उसको में आप इसमें इंपॉर्टेंट लग दीजिए, ये एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। पिछली बार आया था ये वाला क्वेश्चन, हर साल आता आता ही अल्टरनेट करके। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्पीक द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस। ओ माय गॉड, वो बोल रहा है कि ये जो इस बोलता है वो ट्रूथ, वो 60% ऑफ द केसेस बोलता है। तो आप, मैं यहाँ पे लिख दूंगा गिवन दैट, ब्लू पेन से, पी ए जो है स्पीक ट्रूथ 60%, 60% मतलब परसेंटेज को हटाएंगे तो 60%, इसका मतलब परसेंटेज को हटाएंगे तो 60/100। और ये इसका प्रोबेबिलिटीज हो गया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ए स्पीक ट्रूथ, इसका मतलब यही ना हुआ, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ए स्पीक ट्रूथ इज इक्वल टू 60/100। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं लिख दूँ कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ए स्पीक ए स्पीक नॉट ट्रूथ, स्पीक नहीं, स्पीक नॉट ट्रूथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीक नॉट
ट्रुथ। तो कितना परसेंट, 60% वो सही बोल रहा है, तो गलती कितना परसेंट बोल रहा है, 40%। 40% मतलब 40/100। ये लिख दिया मैंने। एक का काम खत्म कर दिया मैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पढ़ा, उसका काम खत्म कर दिया। अब दूसरा लाइन पढ़ता हूं मैं कि, एक मिनट, एंड बी इन 19% ऑफ द केसेस। ओ माय गॉड, बी तो बड़ा ही हरिश्चंद्र निकल गया बी मेरा। बी जो है, बी स्पीक ट्रूथ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, बी स्पीक ट्रूथ 90%, इट्स मीन्स 90/100। अब फिर मैं यहीं पे लिखूंगा बी स्पीक नॉर्थ ट्रूथ, मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ द बी स्पीक नॉर्थ ट्रूथ मतलब 10%। 10% मतलब 10/100। मैंने ये चार केस निकाल लिया इसका। अब क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को, प्रायिकता क्या निकालने बोल रहा है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। मतलब वो जो सेम फैक्ट है दोनों में, उन प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस ऑन ए फैक्ट, दोनों का तुर्थ का समझ लीजिए प्रोबेबिलिटीज क्या निकालना है कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शंस में। तो आपको कुछ नहीं, एक लाइन यहाँ पे लिखना है। भूख लगने के बाद बोलने का भी मन नहीं करेगा और लिखने का भी मन नहीं करेगा। चलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी से एक पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे से। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शंस ऑन ए फैक्ट। तो इसमें आपको लिखना है डायरेक्ट कि पी ए या फिर पी बी नॉट प्लस ऑफ पी बी इंटू पी ए नॉट हो। अब ये सब क्वेश्चन आपको लगता है रटा आ गया होगा, हमको ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इसका वैल्यू भी दिखना होगा मुझे। ये कितना था, 60% था ना अभी, हाँ 60/100 ये हो गया। बी नोट कितना था, 90% था, इसका मतलब 10% था ये। 10% बी नोट था, 10, ये 90% था। अब बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। अब ये कितना था, 40%, तो 40/100। अब इसको नहीं निकाल लीजिएगा आप, तो चलिए निकाल ही देते हैं। अभी क्या सकते हैं, 000000 कटा देते हैं, इसका इसका कटा देते हैं, इसका मतलब ऊपर में 6/100 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। इसका जीरो एगो कटा है, इसका जीरो कटा है, इसका जीरो इधर से कटा दिया, इसका जीरो कटा, ऊपर में 936, 936 ही होता है ना, 36/100। एलसीएम तो 100 ही आ गया जी, 100 आ गया, और 36 और 6 42, 42/100। इसका मतलब 42%। ये मेरा आंसर आ गया, 42%। 42%। ये समझ में, मैं उम्मीद है कि पक्का समझ में आ गया। मैंने एक्सरसाइज 29 का ए और बी मैंने दोनों कंप्लीट कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस का पार्ट्स। कहाँ गया सिलेबस का पार्ट्स, कहाँ गया जी सिलेबस का पार्ट, हाँ यहाँ पे देखिए आप, जरा इस पे मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, जरा देखिए, एक बार एक नजर देख लीजिए। जो आपके सिलेबस में है, आपके एग्जाम में सिलेबस में, इंडिपेंडेंट इवेंट एकदम कंप्लीट कर लिए बढ़िया से। 29 का भी सब क्वेश्चन से बना लिए, 29 का एकदम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सब बना लिए। अब मेरा सिलेबस में कितना बचा हुआ है, ये 3 ठो। इन तीन में से जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बेस थ्योरम्स। इस दोनों को मैं कंसीडर कोशिश करूंगा कि जल्दी कंप्लीट कर दूं। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इच्छा हो तो पढ़िएगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये दोनों का कोशिश करूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, और जैसे ही मैं ये दोनों कंप्लीट कर लिया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटीज का। इतना ही आपको पढ़ना था, ठीक है। फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। बाय।